पहाड़ का पर्यायवाची इसमें से क्या है? पहाड़ चल नहीं सकता तो अचल हो सकता है, यानी कि साथियों पहाड़ का पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे अचल हो जाएगा। उसके बाद देखिए रामचरितमानस की रचना की गई, यानी कि रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई, एक बार कमेंट में सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, और किस भाषा में की गई? तो मैं कहूंगा साथियों अवधी भाषा में की गई। उसके बाद देखिए सदाचार में जो उपसर्ग है, देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे सदाचार का तो सत धन आचार हो जाएगा, और सत यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक उपसर्ग का ही तो काम करेगा। उसके बाद देखिए साथियों आपको विलोम बताना है, उन्नत शब्द का विलोम क्या होता है? तो मैं कहूंगा उन्नत का विलोम अवनत होता है, और अवनत का विलोम पूछा जाए तो उन्नत आपको बताना है। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उनकी किस रचना के लिए? तो उनकी जो रचना थी उर्वशी, इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, दुरात्मा में सातों उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर इसकी संधि विच्छेद पूछी जाए तो दुर्धन आत्मा हो जाएगा, लेकिन दुर के नीचे रा के नीचे हलंत आएगा। तो कुल मिला के आंसर अगर आपने सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि सौम्य का विलोम बहुत पूछा जाता है, ये वाकई में सातों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट लगा दूं उसको आपको हर हालत में तैयार करना है, क्योंकि वो 90% उस क्वेश्चन के चांस है कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सौम्य का विलोम क्या होता है? सातों उग्र होता है, और उग्र का विलोम आपसे पूछा जाए तो सौम्य होता है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है आपसे पूछा जा रहा है? तो प्रतिदिन देखिए रीतिवाचक से कोई लेना देना नहीं, परिमाणवाचक से भी नहीं, स्थानवाचक से भी नहीं, कालवाचक से इसका लेना देना है, इसका संबंध है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिसके आर पार देखा जा सके उसको साथियों उसके लिए क्या कहते हैं? उसको पारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, लेंस कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको तो पारदर्शी कहा जाता है। आकाश का विलोम क्या होगा साथियों मुझे बताइए? तो आकाश कहते नहीं, आकाश पाताल एक कर दूंगा, यानी कि आकाश का विलोम साथियों पाताल होता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए, यानी कि जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है मुझे बताइए? तो जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो उसको साथियों पता क्या कहा जाता है? उसको स्वयंभू कहा जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अच्छा गधे का तत्सम क्या होता है? गधा एक तद्भव शब्द है, इसको अगर तत्सम में कहोगे तो गर्धव कहोगे, तो गर्धव आपके सवाल का जवाब होगा। इनमें से कालवाचक संबंध बोधक अव्यय का बताइए साथियों कौन सा शब्द आपको लग रहा है? देखिए अलावा कालवाचक संबंध बोधक अव्यय नहीं है, मैं कहूंगा साथियों कारण भी नहीं है। निरंतर शब्द जो है ना ये आपका कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा कहलाया जाता है? भक्ति रस, वात्सल्य रस नहीं साथियों, शांत रस जो है यही हिंदी साहित्य का नौवां रस कहलाया जाता है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यानी कि हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा देखिए हिमालय हो गया, अगर कोई भी नाम है हिमालय जैसा और कोई नहीं है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट उसके जैसा कोई और नहीं है, वो इकलौता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए निर्देशक चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, उपदेशक चिन्ह या विवरण चिन्ह होता है, उपदेशक चिन्ह नहीं होता है, ये चिन्ह का प्रकार नहीं है, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? वधु का, घोड़ा का, देखिए वधु का वधुएं होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, लड़को होता है या लड़के होता है। मैं कहूंगा प्राण का बहुवचन, यानी कि इसका इस्तेमाल हमेशा बहुवचन में ही होता है। आंसर आपका भी हो जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे कहा जा रहा है कि परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है? तो मेरे हिसाब से जैसे ऑप्शन नंबर ए में परिशिष्ट लिखा हुआ है सेम टू सेम ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध है साथों? सकर्मक क्रिया की दृष्टि से शीला पत्र लिखती है ना, शीला पत्र लिखती है, मोहन रोटी खाता है, या उपासना दूध पीती है, राम बहुत रोता है। रोते की अगर बात करते हैं तो ये साथियों सकर्मक की दृष्टि से गलत है, क्योंकि ये सकर्मक है ही नहीं, ये अकर्मक है साथियों, है ना। रोना एक अकर्मक क्रिया होती है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बाकी ये सारे सकर्मक क्रिया है इसमें, यानी कि सकर्मक वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कारक के कितने भेद होते हैं? ये भी बहुत पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आएगा, और यूपी पुलिस की पिछली शिफ्ट में भी साथियों पूछा जा चुका है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आपको बता देना है कारक के 8 भेद होते हैं। अगला देखिए एक शब्द आपको दे रखा है अमीर गरीब, इसमें कौन सा समास है? मैं आपको बता दूं कभी भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लग जाए तो वहां पर द्वंद्व समास आपको बता देना है। उसके बाद देखिए सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैं कहूंगा 13 मात्राएं होती हैं। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? तो महावीर का अर्थ क्या क्या? देखिए जैन तीर्थकर महावीर का अर्थ है, हनुमान भी कहते हैं, महादेव नहीं कहते, शक्तिशाली भी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, यानी कि एक तो भूतकाल होना चाहिए और काम पूरा नहीं होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। रामू खाना खा रहा था तो काम अपूर्ण है, देखिए था भी लग गया तो भूतकाल हो जाएगा, और काम अभी पूरा नहीं हुआ है तो अपूर्ण हो जाएगा। माँ खाना बना चुकी है, यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे, ये भविष्य है। मैं कहूंगा ये वाला आपका जो होगा ये अपूर्ण भूतकाल वाला वाक्य होगा। उसके बाद देखिए स्वर है ए, और ए का उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत आता है? तो मैं कहूंगा ये तो कंठ तालव के अंतर्गत आता है। तो कंठ तालव आपके सवाल का जवाब होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? गलत वाक्य आपको बताना है कौन सा। उन्होंने अफवाह फैलाई,
उन्होंने अफवाह फैलाई, ये सही लग रहा है। शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए हैं, ऐसे नहीं साथियों, शर्मा जी को बुलाया गया है ऐसे करके होता, बुलाए हैं शर्मा, ये गलत हो जाए, ये गलत लग रहा है, दूर से गलत लग रहा है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। मुझे मत मारो सही है, बुराई से बचो ये भी शुद्ध है, अशुद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी वाला वाक्य है। अगला सवाल देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा प्रिय प्रवासी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला देखिए, जिसका मुझे भय था वही हुआ, क्या जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये कैसा वाक्य है? देखिए अगर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, अगर संयुक्त वाक्य होगा तो वहां पर तथा, किंतु, परंतु, एवं ऐसे करके शब्द आएंगे। उसके अलावा मिश्र का मतलब क्या होता है? अगर के आ जाए तो वो मिश्र वाक्य होगा, या क्योंकि आ जाए तो वो सातों मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य की एक और ट्रिक है सातों की, जैसे कि अगर यद्यपि तथा पे आ जाए वाक्यों के बीच में, यहाँ पर आ जाए, है ना, या जैसा वैसा वाक्य में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर भी उसी टाइप से शब्द लिखे हुए, जिसका मुझे भय था वही हुआ, जिसका और वही कहीं ना कहीं साथों ये संबंध मिश्रित लग रहे हैं शब्द, तो मिश्रित लग रहे हैं, तो ये वाक्य आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। आंसर आपका सी होगा। ईमान बेचना, इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना, गलत काम करना, या साथों याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। बिल्कुल अपने कर्तव्य से हट जाने को कहते हैं, जो आपकी ड्यूटी है उसको सही तरीके से नहीं करने कहते हैं ईमान बेच दिया। भाई साहब तुमने तो ईमान बेच दिया, तुम्हारे अंदर का जमीर मर चुका, ऐसे करके कहते हैं ना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही वाक्य आपको बताना है। मेरा नाम आनंद कुमार है, प्रधान अध्यापक लड़के चुनेंगे, है ना, राम रावण को मारा है, यह कविता अनेक भावों प्रकट करती है। तो मैं कहूंगा इसमें से शुद्ध वाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची बता दीजिए सातों कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। देखिए वैराग थोड़ी ना होता है, रत्नाकर होता है सातों समुद्र का पर्यायवाची। भोर भी नहीं होता है, भव भी नहीं होता है। अगला देखिए, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अगर अलंकार का संधि विच्छेद करने को आ जाए तो अलम कर देना और सातों कार कर देना। तो उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा? अलम होगा। अलम कहां पर? आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? देखिए अगर पूछा जाए इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार सातों विष्णु प्रभाकर है। पहला सवाल बनता है विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार, लेकिन ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए आप कुछ पूछना चाहते हैं, ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा। देखिए अगर मैं अपने आप, मैं खुद या मैं स्वयं करके आ जाए तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वे अपने आप ही ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार है, अपने आप ही देखिए आ गया, ये सब वे अपने आप देख लेंगे, यानी कि ये और ये तो निजवाचक सर्वनाम का वाक्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है, इसलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है? तो सारंग की अगर बात करते हैं, मैं कहूंगा साथों ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो चंद्रमा आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। सन्यास, उसके बाद देखिए साथों सन्यासी का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो सन्यासी का विलोम पता क्या होता है? गृहस्थ होता है साथों सन्यासी का विलोम। अगला देखिए साथों, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये साथों बौद्ध धर्म के पंथ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथों, पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे आपसे पूछे जा रहे हैं? तो साथों लगभग हिंदी के सवाल हो चुके हैं। हिंदी के सवाल इतने में से कितने सवाल आपके सही रहे, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताइए। और जीके के साथों 38 सवाल अब हम लोग देखेंगे, यानी कि अब 75 सवालों तक देखेंगे, तो इसमें से कितने सही रहेंगे वो भी आप लोग काउंट करते जाइएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बहुत सवाल पूछा जाता है, इस बार भी आपसे किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। अगला देखिए, गुप्तकाल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है, सही जवाब आपका सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, मुगल सम्राट किसने आलमगीर शीर्षक अपनाया था? साथों किसने अपना लिया था? तो औरंगजेब को कहा जाता था साथों आलमगीर, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। उसके बाद देखिए, महाराजा शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो कौन थे साथियों? दादाजी कोंडदेव थे। तो दादाजी कोंडदेव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। उसके बाद देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो किस युद्ध से संबंधित है? मैं कहूंगा क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। रूसी क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? यह भी सवाल आता है साथों। V.I. लेनिन इनका नाम है और इनको ही रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो साथियों क्रीमियन युद्ध से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए, ये सवाल देख चुके हम लोग, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में सबसे पुराना बांध की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ग्रैंड एनीकुट है, कल्लानाई है, यानी कि आंसर आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। भूशी झील भारत के किस राज्य में स्थित है आपसे पूछी जा रही है? तो ये तो साथियों महाराष्ट्र में स्थित है, भूशी झील महाराष्ट्र में ही स्थित है। उसके बाद देखिए,
कह रहे हैं साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 21 है ना, ये साथियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जीवन के अधिकार से। बिल्कुल सही जवाब आपके इस सवाल का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट यानी कि आदेश जारी कर सकता है? तो आप लोग को याद होना चाहिए अनुच्छेद 32 में आपको कई बार बता चुका हूं, उस भारत के सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करते हैं वो अनुच्छेद 32 के तहत ही करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश, क्या साथियों भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसको होता है? तो ये अधिकार तो राष्ट्रपति साहब के पास होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इनका नाम क्या था? तो इनका नाम साथियों लीला सेठ था और ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो साथियों 1 हेक्टेयर से कम है। सीमांत जोत का आकार जो है ना साथियों वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ये कहां पर स्थित है? आपसे पूछी जा रही है, तो मैं कहूंगा ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देंगे? तो अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करोगे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखिए आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? मैं कहूंगा पुतली के द्वारा किया जा सकता है। पुतली आपके सवाल का जवाब होगा। इलाहाबाद से प्रयागराज नाम कब बदला था साथियों? कब बदला था? ये अक्टूबर 2018 में नाम हुआ था। इलाहाबाद की जगह साथियों प्रयागराज। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्की और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे हल्का और प्रचुर तत्व कौन सा है? मैं कहूंगा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपके सवाल का जवाब होगा। संतरे में बहुतायत मात्रा में होता है, तो संतरे में तो विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है संतरे में? विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा विटामिन सी और किस किस में पाया जाता है, किन किन चीजों में पाया जाता है, एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताएंगे। देखिए नींबू का खट्टा स्वाद इसमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल की, यानी कि साइट्रिक अम्ल कह लो, साइट्रिक एसिड कह लो, इसकी वजह से नींबू का खट्टा स्वाद होता है। निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो हरित शैवाल पता किसको कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को साथियों हरित शैवाल कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। धातु की सड़न क्या वायरस के कारण होती है या बैक्टीरिया की वजह से होती है? कवक या प्रोटोजोआ की वजह से? मैं कहूंगा धातु की सड़न जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। लोसुंग त्योहार साथियों लोकप्रिय है, लोसुंग त्योहार कहां पर मनाया जाता है? मैं कहूंगा ये सिक्किम में मनाया जाता है लोसुंग त्योहार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहीं और नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बाबा ऋषभदेव का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा ऋषभदेव का जन्म हुआ था और ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। उसके बाद देखिए हाल ही में गौधाम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? अभी हाल फिलहाल में योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। इसका नाम है गौधाम योजना, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। कह रही कि किस बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया है? तो ये करंट अफेयर के सारे सवाल हैं। एचडीएफसी बैंक के साथियों चेयरमैन जिनका नाम अतनु चक्रवर्ती था, इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिकिया क्रांति 2.0 पहल ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो मैं कहूंगा ये पंजाब के द्वारा शुरू की गई। जो सिकिया क्रांति 2.0 है ना, ये पंजाब के द्वारा शुरू की गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैं कहूंगा हैप्पीनेस के मामले में तो फिनलैंड पहले नंबर पर ही साथों रहता है कई सालों से। चलिए ये तो कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है। अगला देखिए भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरईस्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर चीन हो जाएगा, क्योंकि विक्रम दोरईस्वामी को चीन देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात आप लोग साथियों याद रखेंगे। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो मैं कहूंगा अपने उत्तर प्रदेश में, यानी भारतीय सेना के द्वारा अपने उत्तर प्रदेश राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेलो देखिए साथियों अब आपके यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साथियों रीजनिंग के सबसे दमदार और शानदार साथियों इस पेपर में सॉल्यूशन के साथ साथियों आपके लिए क्वेश्चन लाए हूं, इसलिए आप इन सवालों को सीखिए, क्योंकि इन सवालों पर आधारित ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यही कॉन्सेप्ट आते हैं साथियों, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं निकले, ये समझ लीजिए। तो पहला सवाल साथियों नंबर सीरीज का है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 85 है, उसके बाद साथियों 84 है, उसके बाद 92 है और फिर 83 है और उसके बाद 147 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है? ध्यान से देखकर साथियों मुझे बताइए कैलकुलेशन क्या लगेगी। देखिए सबसे पहले अगर 85 से हम 84 पर जाएं तो यहाँ पर 1 घटा है, 84 से 92 पर जाए
जाए तो साथियों यहाँ पर साफ साफ 8 घटा है, 92 से 83 हुआ है, सॉरी 84 से 92 पर जाए तो 8 बढ़ा है, घटा नहीं है। और अगर हम 92 से 83 पर जाए तो यहाँ पर कितना घटा है, यहाँ पर साथियों 9 घटा है। 83 से 147 पर जाए तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमें घटाना पड़ेगा। 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा तो साथियों 6, यानी कि यहाँ पर 64 बढ़ा है। तो देखिए 1, 8, 9, 64, इनसे देखकर आपको कुछ संख्याएं नहीं याद आ रही हैं। जैसे कि अगर हम 64 की यहाँ पर बात करते, देखिए जैसे कि इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है ना, 2 का क्यूब हो गया। इसकी अगर बात करें तो ये 3 का स्क्वायर है, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथ तो ये 1 आ जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 नंबर आएगा। 2 घात 3 घात, 2 घात 3 घात, तो 2 घात आ जाएगी, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यानी कि यहाँ पर 25 देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अब माइनस आएगा, तो 147 में से 100 सिर्फ 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथों, 122 आ जाएगा। और 122 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, यानी कि इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, कह रहे कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और फिर से पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री साथियों घूमता है। इसके बाद वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ, देखिए साथियों सबसे पहले अगर मैं आपको एक, हर बार इस टाइप का सवाल आता है तो चीजें आपको समझाता हूं। अगर आपका मुंह मान लीजिए पश्चिम की तरफ है, आपसे कहा जाए कि भैया दक्षिणावर्त मुड़िए, तो आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं। लेकिन अगर वामावर्त दिशा में कहा जाए तो आपको घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलना है, जैसे कि 3, 2, 1 ऐसे करके। अब देखिए दक्षिणावर्त, आपका मुंह इस तरफ है, दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ना है, तो साथियों आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहे फिर से अब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब क्या होता है, 90 डिग्री 2 बार मुड़ना है, यानी कि एक बार 90 मुड़ेंगे तो आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा, एक बार 90 मुड़ेंगे तो आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा। तो अभी आपका मुंह इस तरफ है, किस तरफ है, इस तरफ है। कह रहे कि अब बाद में वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमना है। 270 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री आपको 3 बार घूमना है ना। तो वामावर्त दिशा में देखिए साथियों, घड़ी की उल्टी दिशा में इधर आपका मुंह है, 90 डिग्री मुड़ोगे इधर हो जाएगा, एक 90, दूसरा 90 मुड़ोगे इधर हो जाएगा, तीसरा 90 मुड़ोगे तो अब आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा। ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है साथियों दक्षिण, और ये होती है साथियों पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में आपका मुंह होगा। दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है भारत में और जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो विकास है ना, विकास की दर ये समान नहीं है। निष्कर्ष आपके सामने 2 दे रखे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण निर्धनता है ये शहरी निर्धनता से ज्यादा है। देखिए यहाँ पर निर्धनता की बात नहीं चल रही है, गरीबी अमीरी की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर विकास की बात चल रही है। तो ये तो गलत हो जाएगा। परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा एक ऐसा ऑप्शन चुनूंगा जिसमें लिखा हो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथों, और आप लोग मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन नीचे है, बिल्कुल साथों ऑप्शन नीचे है। आपसे कहा जा रहा है कि DLPQE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे। सवाल यहां से आपका स्टार्ट होता है। कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 लोग की यहां पर तैयारी हम लोग कर लेते। देखिए 1, 2, 3 और 4 और 1, 5, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी P है, ठीक है, इसको रुक जाइए, छोड़ दीजिए। L E के ठीक बाएं ओर बैठा है, इसको कर लीजिए। E को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, मान लीजिए E आपने यहाँ पर बैठा ली, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो E के ठीक बाएं क्या होगा, ये होगा। E के ठीक बाएं साथों L यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद अब वो लाइन ऑफ सॉल्व करिए जिसमें L हो या E हो। अब देखिए E यहाँ पर है, तो कहा जा रहा है कि Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी P है, यानी कि Q और E, तो E और Q कह लो, या Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है साथियों, P है, यानी कि P आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहे कि P और D दोनों का निकटतम पड़ोसी Q है। P और E दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है साथियों, P और D। अच्छा तो D आपका यहाँ पर आएगा, P और D दोनों का निकटतम पड़ोसी Q हो जाएगा। देखिए Q यहाँ पर लिखा हुआ पहले से। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि D के निकटतम पड़ोसी कौन है। D के निकटतम पड़ोसी एक तो L होगा और एक साथियों Q होगा। तो QL कहाँ पर लिखा हुआ है, QL तो आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों 2.5, 3.5, 7.5, फिर 23.5, फिर 343.5। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए साथियों अगर हम इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करें, जैसे कि ये क्या हो गया, 2.5 हो गया, ये क्या हो गया, ये 3.5 हो गया,
ये क्या हो गया, ये 7.5 हो गया, और फिर एकदम से 23.5 यहाँ पर आ गया, है ना, और फिर अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा, और फिर यहाँ पर सातों 343 जो है ना वो आ जाएगा। इतनी बात सातों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए अब सवाल को कैसे करेंगे, देखिए मुझे इतना लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा है तो एक हमने बढ़ा दिया, 3.5 से 7.5 हुआ है तो यहाँ पर 4 बड़ा है, हमने 4 बढ़ा दिया। यहाँ पर पता कितना बड़ा है सातों, 16 बड़ा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा और यहाँ पर कितना बढ़ेगा, देखिए 1 4 16 को देखकर हमें कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, जैसे कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और इसको हम 1 का स्क्वायर मान लेंगे तो 1 2 है ना, क्या आया 1 2 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये काम करिए साथों, अगर हम इसको क्या मान लें 1 2, लेकिन यहाँ पर मामला खराब हो रहा है साथों, यह एक काम करिए, इसको हम लोग अगर वैसे ना करें क्योंकि हम फंस रहे हैं, तो लॉजिक थोड़ा सा हमें यहाँ पर चेंज करने की कोशिश होगी। अगर हम इसको साथों 2 का स्क्वायर माने और इसको हम 2 की घात 4 माने, तो इसको हमें 2 की घात 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 की घात 0 कितना होता है, 1 होता है। अब हमें देखिए 2 2 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 0 2 4, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर सातों 6 आ जाएगा। 2 की घात 6 कितनी होती है ये लिखना पड़ेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, यानी कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो 23.5 और 64 कितना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ साथों, ये आपका कितना होता है, ये आपका 87.5 होता है। अच्छा 87.5 ऑप्शन में हमें मिल रहा है, लेकिन एक बार हम और चेक कर लेते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 की घात 8 आ जाएगी। 2 की घात 8 कितनी होती है साथियों, मैं कहूंगा ये कितना आया था, ये 64 आया था ना, तो 64 की गुणा 4 से और कर लीजिए, है ना, 4 से 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, 4 छंग आपका 24 और 1 25, यानी कि 256 साथियों यहाँ पर आया। अगर 87.5 में 256 जोड़कर 343.5 आ गया है तो ये लॉजिक हमारा 100% सही हो जाएगा। 256 और साथियों 87.5 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका देखिए वही आ गया 343 यानी कि 87.5 ही हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। चलिए आपसे कह रहे कि आर है क्यू है, मतलब आर क्यू के बाद एन ओ है, ठीक है, और उसके बाद एल के है, उसके बाद एच आई है, उसके बाद कौन से 2 लेटर यहाँ पर सातों आएंगे। तो ट्राई करने की कोशिश यहाँ पर हम लोग करते हैं। जैसे कि आर से एन हुआ है, आर होता है 18 पर, एन होता है 14 पर, यानी कि 4 घटा है। अब एन से यानी कि एन होता है 14 पर, ये हो गया 12 पर, 2 घटा है, तो पहले 4 घटाया फिर 2 घटाया। एल से एच हुआ है, फिर से 4 घटाया है, तो अब जाहिर सी बात है फिर से 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। एफ आपको एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। क्यू से ओ हुआ है यानी कि 2 घटाया है। ओ से एल के हुआ है तो 4 घटाया है, फिर 2 घटाया है, तो अब सातों 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 यानी कि ई आ जाएगा। तो एफ ई कहां पर लिखा हुआ है, एफ ई कहां पर लिखा हुआ है भाई साहब, एफ ई कहां पर, कोई दिक्कत है देखिए। अच्छा ये आई है, आई 9 पर होता है ना, 2 घटाओगे तो साथियों 5 थोड़ी ना आएगा। 9 में जब आप कितना घटाएगा एक बार जरा देख लीजिए। अच्छा एफ ई ये लिखा हुआ है, मैं समझ नहीं पाया साथियों, मैं इसको ई समझ रहा था ये पहले वाले को, ये साथियों वही तो मैं कहूँ कि एफ और ई है, तो फिर एफ ई इसमें क्यों नहीं लिखा है, तो कुल मिला के आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है ना, आपसे कहने के साथ राम ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखते हुए कहा, मतलब राम कह रहा है, राम क्या कह रहा है, राम कह रहा है कि उसकी माता यानी कि ये जो चित्र वाला बंदा है इसकी माता मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र कौन होगा, राम के पिता का पुत्र, यानी कि राम अपनी ही बात कर रहा है। तो पुत्र क्या लिखा हुआ है, उसकी माँ, यानी कि ये मेरे पिता के पुत्र, पुत्र की पत्नी ये होगा, यानी कि ये इसकी पत्नी है ना, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा राम किसका चित्र दिखा रहा है, तो राम किसका चित्र दिखा रहा है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा ये चित्र दिखा रही है, ये तो पत्नी होगी, लेकिन ये तो कौन होगा, ये तो पुत्र होगा, तो कुल मिला के पुत्र आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एस टी ए वाई को 3 8 4 5 लिखा जाता है, एल ए वाई एस को सातों 3 5 7 8 लिखा जाता है। तो टी का कोड आपको यहाँ पर सातों बताना है। टी का कोड क्या इसमें है, इसमें है, बिल्कुल है, इसमें कोड है, इसमें नहीं। अगर इसमें होता तो फिर बहुत आसानी से हम लोग पता लगा लेते। तो आप कैसे साथों इस सवाल को करोगे, यहाँ पर एक बार सिर्फ टी का कोड दे, देखिए हमें इतना तो पता है कि टी यहाँ पर है, तो टी का कोड 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अच्छा भाई, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, देखिए यहाँ पर एस ए वाई दे रखा है और यहाँ पर भी एस ए वाई दे रखा है, यानी कि इनका कोड हमें पता चल जाएगा। तो एस ए वाई का कोड क्या होगा, जो इसमें से सेम नंबर होंगे वो देखिए, जैसे 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर, यानी कि 3 8 5 ये एस ए वाई के कोड हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है कि एस का कोड 8 हो, वाई का कोड 3 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 8 5 हम कट कर लेंगे, 3 8 5 कट कर लेंगे, बचा 4, तो ये 4 जो होगा ये आपका टी का कोड हो जाएगा। तो 4 कहां पर लिखा हुआ है, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। चलिए कैसे क्या हो सकता है साथों, मुझे आप लोग यहाँ पर बताइए। देखिए
जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है ना वो हृदय से संबंधित रोग देखता है, नेफ्रोलॉजिस्ट की अगर बात करते हैं तो ये गुर्दों से संबंधित रोग देखता है, उसको सही करता है। यानी कि आंसर आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देख लेते हैं साथियों। आपसे कहा जा रहा है कि 63 कारों की एक पंक्ति में काली कार दाईं ओर से, देखिए 63 कारें मान लीजिए ये खड़ी हैं, इसमें जो काली कार है ना ये दाईं तरफ से यानी कि इस तरफ से 32वीं है, ये है आपकी काली कार, है ना, ये क्या है, ये आपकी काली कार है। तो बाईं ओर से उसकी क्या स्थान होगा, बस ये बात यहाँ पर सातों आपसे पूछी जा रही है। देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। चलिए तो कुछ नहीं सातों, इसमें से एक घटा जोड़कर एक घटा दीजिए, यानी कि 63, सॉरी इसमें इसको घटाकर एक जोड़ दीजिए, यानी कि 63 में से 32 घटा दीजिएगा, फिर एक जोड़ दीजिएगा तो एक जाएगा, यहाँ पर सातों 3 जाएगा, इसमें एक जोड़ दीजिए, कुल मिला के 32 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा कि अगर 63 कारों की एक पंक्ति और काली कार दाईं ओर से 32वीं है तो बाईं ओर से उसका स्थान भी 32वां होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ से आपके सामने जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, वो मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए इन सवालों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। लगभग आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन साथियों मैथ्स के पूछे जाते हैं। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं और 2 घंटे में दूरी तय करता हूं। यानी कि समय आपको दिखाया गया, यहाँ पर समय आपको बताया गया है कि समय आपके पास सातों 2 घंटे का है, और चाल की अगर बात करते हैं या गति की अगर बात करते हैं कितनी बताई गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, यानी कि चाल आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर बताएगी। अच्छा एक बात यहाँ से हमको बिल्कुल क्लियर है कि दूरी हम निकाल सकते हैं, दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। तो समय है आपका 2 और चाल है आपकी 10 किलोमीटर की स्पीड, है ना। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी साथियों 20 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ये पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगी। अच्छा कह रहे हैं कि यदि मैं अपनी गति 2 गुनी कर देता हूं, यानी कि जो गति बोले चाल बोले एक ही बात है, गति 10 की जगह 20 कर दूं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये गति अगर कर दूं तो अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में साथियों तय कर लूंगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि अब दूरी हो गई है 20 किलोमीटर और चाल हो गई है साथियों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ये कट होगा तो आपका 1 घंटा यहाँ पर आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे में अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंचूंगा, तो साथियों 1 घंटे में पहुंचूंगा। लेकिन यहाँ पर 1 घंटा नहीं लिखा हुआ है, 60 मिनट लिखा हुआ है, तो 60 मिनट आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाए और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत मुझे बताइए। कभी भी अगर सातों ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आप इसको क्या करेंगे सातों, देखिए एक तरफ आप लिख लेंगे क्रय मूल्य और एक तरफ आप लिख लेंगे सातों यहाँ पर विक्रय मूल्य। क्या एक तरफ क्रय मूल्य लिख लेंगे, एक तरफ सातों आप विक्रय मूल्य लिख लेंगे, ये पहली बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरी बात क्या है, अब देखिए 50 रुपए में 60 की दर से, तो 50 रुपए में 60 की दर से, 50 रुपए में 60 की दर से इस तरीके से लिखेंगे, और 60 रुपए में 50 की दर से, तो 60 रुपए में सातों 50 की दर से इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो 5/6 और 6/5 यहाँ पर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की गुणा 5 से तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 6 की गुणा 6 से यानी कि 36 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या है 25 है और विक्रय मूल्य क्या है 36 है, यानी कि अगर कोई चीज आपने 25 में खरीदी और 36 में बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ, मैं कहूंगा 11 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इस लाभ को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करेंगे, नीचे क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है सातों, क्रय मूल्य आपका 25 है, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से 11 की गुणा करोगे सातों 44% का लाभ प्रतिशत निकल कर आएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर सातों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, चलिए साथियों यहां पर अगर बात करते करें कि एक खाद्य पदार्थ 30% और 20% की 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं, है ना। एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान किया, तो खाद्य पदार्थ की बिल राशि ज्ञात कीजिए। ये बात आपको यहाँ पर सातों बताने। देखिए सातों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 840 रुपए है, इस 840 रुपए की अगर बात करते हैं सातों यहाँ पर, यानी कि अच्छा 30% और 20% की छूट देने के बाद सातों वो चीज 840 रुपए की हुई है, तो ये बताया गया है। मान लीजिए सातों बिल राशि, पदार्थ की बिल राशि वो राशि कितनी है, x है, और x पर 30% की छूट दी जाती है। तो जब 30% की छूट दी जाती है यानी कि 70% में बेची जाती है, जब 20% की छूट दी जाती है तो 80% में बेची जाती है, तो जाकर वो 840 रुपए की बिकती है। तो x का मान आपको निकालना है। 840 की अगर बात करें, ये 100 और 100 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी यानी कि 100 और सातों यहाँ पर 100 हो जाएगा, बटे में आपका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, और सातों यहाँ पर 80 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए इस जीरो से आपके ये जीरो और इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करोगे 4 आ जाएगा, है ना, और इसको अगर 2 से कट करोगे 5 आ जाएगा,
4 से अगर बात करते हैं साथ, तो यहाँ पर 4 दूना 4 एकम ये आ गया, इसकी और इसकी गुणा आपको कराना है तो 2 जीरो लग जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 10,500, 10,500 यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत होगी? एक सेकंड रुकिए। देखिए इन 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए। अब आपके पास क्या आ गया था? यहाँ पर आपके पास 840 आ गया था और एक बार 100 आ गया था और नीचे 7 गुणा 4 आ गया था। 7 से अगर कट करें, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। 8 से अगर कट करें इसको साथियों, 8 से ये कट हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो 15 की 100 से गुणा करेंगे, 1500 आएगा। तो वहां पर यहाँ पर कोई दिक्कत हो गई थी साथियों, तो 1500 बिल राशि आएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल लेता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी? ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर 10 किलोमीटर की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चल लेता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर चालों का अगर अनुपात, चालों का साथ अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो 20 किलोमीटर आएगा। यानी कि चालों का कैसे, 14 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर अगर हम घटाते हैं तो ये साथियों कितने किलोमीटर के बराबर आता है? 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर अधिक तय कर लेता है। तो ये साथियों कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा साथियों वो कितने के बराबर आ जाएगा? वो आपका 20 किलोमीटर के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अगर कट करते हैं, 4 कम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है? कहिए इतनी बात आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। अब अगर बात करते हैं साथ, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 किलोमीटर हो गया, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो बस 50 किलोमीटर आपकी क्या होगी? यही आपकी वास्तविक दूरी होगी। तो 50 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये अंतिम सवाल भी है साथ। तो आपसे कहा जा रहा है कि 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपए की राशि कितने वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर अगर साथों हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मूलधन आपको कितना दे रखा है। देखिए अगर हम मान लीजिए साथों, जैसे कि यहाँ पर के तहत 1500 की राशि, मूलधन यहाँ पर साथों 1500 दे रखा है, और यहाँ पर एक बात भी कहने के साथों अगर दोगुनी हो जाती, मान लीजिए मूलधन अगर 100 होता तो मिश्रधन कितना होता है? कह के मिश्रधन जो है ना वो मूलधन का 2 गुना हो जाता है, यानी कि 200 हो जाता है। और अगर दर की बात करते हैं, दर यहाँ पर कितनी दे रखी है साथों? 4% की दर दे रखी है। देखिए एक बात देखिए, अगर मिश्रधन 200 है, मूलधन 100 है, तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा साथों? 100 निकलेगा। इन दोनों का डिफरेंस ही होता है साथों साधारण ब्याज। इतना हो गया। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कितने वर्षों में? मैं कहूंगा इतने वर्षों में। समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100/p इंटू टी होता है। सॉरी यहाँ पर आर आ जाएगा, टी समय ज्ञात कर रहे हैं, साधारण ब्याज कितना है? 100 है, गुणा आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा, और बटे में क्या? मूलधन की अगर बात करते हैं, मूलधन भी 100 है आपका, और दर कितनी है आपकी? 4%। 100 से 100 कैंसिल, ये कट करोगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि समय कितना निकलेगा? टाइम कितना निकलेगा साथों? 25 वर्ष का यहाँ पर साथों समय निकलेगा, जो कि कहाँ पर लिखा हुआ है? जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।